यस। नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेरी गुड। ऑप्टिक्स पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हो और मुझे बड़ी खुशी है कि ऑप्टिक्स का प्रत्येक पार्ट आपने देखा है और कंप्लीट भी किया है। आज का जो पार्ट अपन पढ़ेंगे ऑप्टिक्स का वह होगा दूरबीन। यदि पीछे वाला पार्ट आपने नहीं पढ़ा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, क्लिक कीजिए और पीछे वाला पार्ट आप देख लीजिए। साथ ही साथ बेटा आपके लिए फिजिक्स पार्ट डाल रहा हूं मैं, अच्छे फिजिक्स से रिलेटेड पार्ट डाल रहा हूं। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपके लिए बना रखा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप वीएस फिजिक्स पॉइंट से जुड़ जाइए। ठीक है। कल के पार्ट में अपने चर्चा की थी सूक्ष्मदर्शी के दोनों पार्टों को अपने कंप्लीट किया था। आज अपन चर्चा करेंगे बेटा खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है, यानी दूरबीन क्या होती है। दूरबीन क्या होती है? अब इसमें क्या होता है बेटा, देखिए संयुक्त जो दूरदर्शी थी सूक्ष्मदर्शी में आपने क्या किया, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके आपने देखा। इसमें क्या होगा, दूर स्थित जो वस्तुएं हैं उनको अपन पास में लाके देखेंगे, यानी वस्तुएं दूर स्थित है और उस दूर स्थित वस्तुओं को अपने पास में ला करके अपन देखेंगे कि ऐसा अनुभव करेंगे कि वो वस्तु अपने पास ही, चाहे 5 किलोमीटर दूर है, चाहे 2 किलोमीटर दूर है, चाहे 200 मीटर दूर है। अपन इस उपकरण की सहायता से उस वस्तु को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अपने पास में ही है। ठीक है ना। तो खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है बेटा, ऐसा प्रकाशीय उपकरण होता है। क्या होता है? एक प्रकाशीय उपकरण होता है और इस प्रकाशीय उपकरण की सहायता से दूर स्थित पिंडों का प्रतिबिंब पास बनाया जाता है। दूर स्थित पिंडों का प्रतिबिंब पास बनाया जाता है, यानी पास बनाया जाता है, निकट बनाया जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, खगोलीय दूरदर्शी कहा जाता है। आप परिभाषा लिख सकते, क्या होती है खगोलीय दूरदर्शी? वह प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से दूर स्थित पिंडों का प्रतिबिंब नेत्र के पास बनाया जाता है, क्या कहलाती है? खगोलीय दूरदर्शी कहलाती है। क्या कहलाती है? खगोलीय दूरदर्शी कहलाती है। अब बात करें खगोलीय दूरदर्शी कितने प्रकार की होती है। खगोलीय दूरदर्शी कितने प्रकार की होती है? तो खगोलीय दूरदर्शी मुख्य 2 टाइप की होती है बेटा। खगोलीय दूरदर्शी 2 प्रकार की होती है। खगोलीय दूरदर्शी 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। खगोलीय दूरदर्शी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार की कौन सी होती है? एक में तो अपवर्तन होगा, दूसरे में क्या होगा, परावर्तन होगा। खगोलीय दूरदर्शी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है बेटा। एक तो होगी अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी, अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है। एक होगी परावर्ती खगोलीय दूरदर्शी। तो खगोलीय दूरदर्शी कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की होती है। एक तो अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी और एक परावर्ती खगोलीय दूरदर्शी। देखिए बेटा, अब अपन बात करते हैं अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी, यानी खगोलीय दूरदर्शी का पहला पार्ट, यानी प्रथम प्रकार है खगोलीय दूरदर्शी का अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी। तो अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी होती क्या है? अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी होती क्या? सबसे पहले हमें ये सीखना है कि अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है। तो अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है? यह है 2 लेंसों का संयोजन। 2 लेंसों का संयोजन होती है। जिन लेंसों की प्रकृति उत्तल होती है। तो देखिए बेटा, आपने जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी 2 लेंस थे, 2 लेंसों का संयोजन थी। और अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी यह भी 2 लेंसों का संयोजन है। तो क्या बोलोगे, अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है? यह 2 लेंसों का संयोजन होता है। जिन लेंसों की प्रकृति कैसी होती है बेटा? उत्तल होती है। उत्तल होती है। अब देखिए बेटा, कल मैंने आपको बता दिया था कि जो वस्तु के पास, यानी जो लेंस बिंब के पास होता है ना, उसे अपन अभिदर्शक लेंस कहते हैं, और जो नेत्र के पास होता है उसे अपन क्या कहते हैं? अभिनेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनेत्र लेंस।
तो खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में यही फर्क है कि उसमें जो अभिनेत्र लेंस होता है उसका व्यास बड़ा होता है, जबकि इसमें क्या होता है, अभिदर्शक लेंस का व्यास बड़ा होता है। यानी अपन तुलना करें अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस की, तो यानी जो अभिदर्शक लेंस है उसकी फोकस दूरी बड़ी होती है, तो क्या लिखोगे, अपेक्षाकृत यानी अभिदर्शक लेंस के सापेक्ष, ऐसे लिखो बेटा, अभिनेत्र लेंस के सापेक्ष, अभिनेत्र लेंस के सापेक्ष अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, की फोकस दूरी बड़ी होती है। तो अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में दो लेंसों का संयोजन होता है, जिन लेंस की प्रकृति उत्तल होती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस के सापेक्ष अभिदर्शक लेंस, यह अभिदर्शक लेंस है, इसकी फोकस दूरी बड़ी होती है, यानी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बेटा, बड़ी होती है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसमें प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, तो अब प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक लेंस परावर्तित प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात ए बी प्रतिबिंब का निर्माण करती है, ए बी प्रतिबिंब का निर्माण करती है। यानी आपतित हुई प्रकाश किरणें और अपवर्तन के पश्चात में ए बी प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया ना, ए बी प्रतिबिंब का निर्माण करता है जो वास्तविक उल्टा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, अभिदर्शक लेंस पर प्रकाशीय किरणें आपतित हुई, वह प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात में एक भी प्रतिबिंब का निर्माण करती है जिसकी ऊंचाई स्मॉल h है और यह वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या करोगे, ये एक लेंस और आ गया, तो यह प्रतिबिंब यानी ए बी प्रतिबिंब, ए बी प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए आभासी बिंब की भांति कार्य करेगा, आभासी बिंब की भांति कार्य करेगा। ए बी जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस, इस अभिनेत्र लेंस के लिए आभासी बिंब की भांति कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा बेटा, आभासी बिंब की भांति कार्य करेगा और इस आभासी बिंब का इस पर प्रतिबिंब निर्माण होगा, यानी अनंतिम जो प्रतिबिंब बनेगा तथा अंतिम प्रतिबिंब, तथा अंतिम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। देखिए अंतिम प्रतिबिंब यहां बन रहा है ए डैश बी डैश। अरे बेटा समझ गए होंगे कि यहां से प्रकाशीय किरणें आपतित हुई, प्रकाशीय केंद्र से आने वाली बिना विक्षेप जैसी निकल जाएगी। ये प्रकाशीय किरण अपवर्तित होगी जहां दोनों कंडी है, लंबवत मिला दिया, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। यह प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब की भांति कार्य करेगा। यहां से प्रकाशीय किरण समांतर आपने डाली तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, और ये प्रकाशीय किरण प्रकाशीय केंद्र से डाली, अपवर्तन के पश्चात बिना विक्षेप जैसी निकल जाएगी। दोनों किरणों को पीछे बढ़ाते हैं तो यहां पर आगे ये काटती है, प्रतिबिंब बन गया। तो अनंतिम जो प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश वह आभासी होगा, यानी मुख्य अक्ष के नीचे बना तो आभासी होगा, सीधा होगा, सही है। अरे उल्टा बोले, आभासी होगा, उल्टा होगा और साथ ही साथ क्या होगा, बड़ा प्राप्त होगा। तथा अंतिम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश आभासी, उल्टा एवं बिंब से बड़ा प्राप्त होगा, एवं बिंब से बड़ा प्राप्त होगा। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि अपवर्ती जो दूरदर्शी है उसमें प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है।
बिंब का साइज हमें बड़ा किस प्रकार से प्रतीत होता है। सबसे पहले अपने चर्चा की कि अपवर्ती दूरदर्शी होती क्या है। तो अपवर्ती दूरदर्शी दो उत्तल लेंसों का संयोजन होती है, दो अभिसरण लेंसों का संयोजन होती है, जिसमें एक अभिदर्शक लेंस होता है और एक अभिनेत्र लेंस होता है। अभिदर्शक लेंस का मतलब क्या होता है, जो लेंस बिंब के पास होता है, और अभिनेत्र लेंस का मतलब क्या होता है, जो लेंस प्रेक्षक के पास होता है यानी नेत्रिका के पास होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब बात आपको ये करनी है कि लेंस बड़ा कौन सा होगा। तो अभिदर्शक लेंस है, उसकी फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस के सापेक्ष बड़ी होगी, अभिनेत्र लेंस के सापेक्ष बड़ी होगी। समझते रहिए बेटा। अब प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया। अभिदर्शक लेंस पर आपतित प्रकाश किरणें यानी अभिदर्शक लेंस पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती है, देखिए अभिदर्शक लेंस पर प्रकाश किरणें आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात यह AB प्रतिबिंब का निर्माण करती है, जो वास्तविक उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है, यह है वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब। AB प्रतिबिंब दूसरे लेंस यानी अभिनेत्र लेंस के लिए आभासी बिंब की भांति कार्य करेगा, आभासी बिंब की भांति कार्य करेगा। तो अंतिम जो प्रतिबिंब बनेगा अपने पास A डैश B डैश यहां पर प्राप्त होगा। A डैश B डैश की प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगा, सीधा होगा एवं बिंब से बड़ा होगा, एवं बिंब से बड़ा होगा। तो अपन कह सकते हैं कि अपवर्ती दूरदर्शी है वह छोटे यानी जो दूर स्थित बिंब है उसको पास में बनाने का काम करती है, दूर है स्थित प्रतिबिंब उसको निकट दिखाने का कार्य करती है। अपवर्ती दूरदर्शी का आवर्धन M ज्ञात करेंगे। तो अपवर्ती दूरदर्शी का आवर्धन होगा प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बटा बिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। अपवर्ती दूरदर्शी ने आवर्धन जो अपन बात कर रहे हैं वह क्या होगा, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बटा बिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। यहां अपन बात करें तो इस अभिनेत्र लेंस की बात हो रही है। अभिनेत्र लेंस के लिए जो नेत्र है और नेत्र पर अंतरित कोण, इस प्रतिबिंब से अंतरित कोण की बात है तो बीटा क्या है, नेत्र से प्रतिबिंब से नेत्र पर अंतरित कोण है। और ये जो अल्फा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ अल्फा कोण, यह है इस बिंब यानी इस बिंब से नेत्र पर अंतरित कोण है, इस बिंब से नेत्र पर अंतरित कोण है। तो m बराबर आप क्या लिखोगे, बीटा बटा अल्फा, बीटा बटा अल्फा। इक्वेशन नंबर 5 दे दिया, आया ना बेटा समझ में। अब अपने पास दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज से अपन अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करने के लिए देखिए अपन को क्या करना है, नहीं कुछ नहीं करना है। अब त्रिभुज देखिए बेटा कौन सी, यहाँ OAB त्रिभुज दिख रही है, OAB त्रिभुज OAB से त्रिभुज OAB से क्या होगा बेटा, tan अल्फा है, यहाँ पर कोण क्या है, अल्फा है। tan अल्फा बराबर यानी tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर क्या होगा, लंब कोण के सामने की भुजा ये AB बटा OA, आधार क्या होगा OA। तो OA क्या है, F नोट है बेटा। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, AB का मान क्या आएगा रे, H बटा OA का मान क्या आएगा, F नोट। अब यदि अल्फा अति अल्प हो, यदि अल्फा अति अल्प हो तो tan अल्फा लगभग बराबर अल्फा के, तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल H अपॉन F नोट। इक्वेशन नंबर दे दोगे सेकंड। समझ में आ रहा है। अब हमें बीटा का मान ज्ञात करना है तो पुनः है त्रिभुज। अब की बार कौन सी लेंगे बेटा, O डैश है ये, O डैश AB, O डैश AB से tan बीटा बराबर क्या होगा, इसके सामने की ये भुजा यानी AB बटा OA डैश या O डैश A। अब ध्यान दें, समझते रहे बेटा। tan बीटा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, OA का मान क्या है, O डैश है, AB का मान क्या है बेटा, AB का मान H है, तो ये आ गया H बटा O डैश A का मान क्या है, FE है, ये फोकस दूरी है किसकी, अभिनेत्र लेंस की, तो यहां पर आ जाएगा FE। ठीक है। अब बीटा भी अत्यल्प है, यदि बीटा
अति अल्प है, तो बीटा अति अल्प है तो tan बीटा लगभग बराबर क्या आ जाएगा बीटा, तो यहां से आ जाएगा बेटा बीटा बराबर h/f। इक्वेशन नंबर आ गया थर्ड। अब देखिए बेटा समीकरण 1 में समीकरण 3 और समीकरण 2 से आप अल्फा और बीटा का मान पुट करोगे, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 है 3 से मान रखने पर मान रखोगे तो बेटा क्या आएगा m बराबर बीटा का मान अंश में अल्फा का मान हर में, तो आ जाएगा h/f e बटा h/f नोट। अंश से अंश कट जाएगा, f नोट ऊपर चला जाएगा और f e नीचे आ जाएगा, तो m बराबर अपने पास क्या आएगा f नोट बटा f e। f नोट क्या है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है बेटा, f नोट क्या है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है बेटा, f e क्या है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है। तो दोनों लेंसों के जिस लेंसों का खगोलीय दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी संयोजन है उन लेंसों की फोकस दूरी का अनुपात क्या कहलाएगा, अपवर्ती दूरदर्शी का आवर्धन कहलाएगा बेटा, अपवर्ती दूरदर्शी का आवर्धन कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आवर्धन अधिक कब होगा, आपको बड़ा प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा, यानी बड़ा प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा। तो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें दोनों लेंसों की फोकस दूरियों पर चर्चा करनी पड़ती है, तो यहाँ पर आप नोट लगा के लिख लेना बेटा, नोट लगाइएगा। अरे समझ में आ रहा है ना, सब क्या आ रहा है ना। आप थोड़ा सा पार्ट अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, तो इस पार्ट को आप बार बार देखिए, रफ कॉपी में लिखते रहिए, समझ में आ जाएगा। तो नोट लगाइए और लिख लीजिए, क्या लिखोगे, आवर्धन अधिक होने के लिए, आवर्धन अधिक प्राप्त करने के लिए, अधिक प्राप्त करने के लिए आवर्धन का मान, यानी ये जो प्रतिबिंब बढ़ रहा है आपको इसका मान बड़ा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि, अब आवश्यक क्या है बेटा, गौर कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो किस लेंस की फोकस दूरी का मान छोटा होना चाहिए, किस लेंस की फोकस दूरी का मान बड़ा होना चाहिए। तो आवश्यक है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी f e, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी f नोट से छोटी होनी चाहिए। तो क्या होगा, आवर्धन का मान अधिक प्राप्त करने के लिए हमें क्या प्राप्त करना पड़ेगा बेटा, कि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी f नोट है उसका मान अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी f नोट से कम होना चाहिए, तभी आपको आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखिए बेटा ट्यूब लंबाई की बात कल की थी अपने, ट्यूब लंबाई क्या होती है, तो सूक्ष्मदर्शी के लिए ट्यूब लंबाई की बात हमने की। आज अपन बात करते हैं कि अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी की आपको ट्यूब लंबाई पूछ ले, तो इसकी ट्यूब लंबाई क्या होगी बेटा, अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी की जो ट्यूब लंबाई होती है, अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी की ट्यूब लंबाई, तो अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी की ट्यूब लंबाई होगी कैपिटल F बराबर f e प्लस f नोट, यानी जो दोनों लेंस है ना, अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस दोनों के फोकस दूरियों के योग के बराबर क्या होती है बेटा, ट्यूब लंबाई होती है। अब देखिए हमें यह पता लगाना है, क्या पता लगाना है बेटा, कि अपवर्ती दूरदर्शी से बहुत दूर स्थित, यानी अपवर्ती दूरदर्शी है और अपवर्ती दूरदर्शी से बहुत दूर स्थित बिंब का लेंस द्वारा स्वच्छ प्रतिबिंब बनाने के लिए, अपवर्ती दूरदर्शी से बहुत दूर स्थित बिंब का स्वच्छ प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें जरूरी होता है कि अभिदर्शक लेंस का व्यास बड़ा होना चाहिए, जबकि अभिनेत्र लेंस का व्यास छोटा होना चाहिए, अभिनेत्र लेंस का व्यास छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक शर्त है कि सुस्पष्ट प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा, तो देखिए यानी अपवर्ती दूरदर्शी से
सुस्पष्ट प्रतिबिंब तब ही प्राप्त होगा जब अभिदर्शक लेंस का व्यास अधिक हो। यानी अपवर्ती दूरदर्शी है, क्या है? अपवर्ती दूरदर्शी से सुस्पष्ट प्रतिबिंब तब ही प्राप्त होगा जब अभिदर्शक लेंस का व्यास अधिक होगा। अभिदर्शक लेंस का व्यास अधिक होगा, यानी अभिदर्शक लेंस है वह बड़ा होगा, उसी कंडीशन में सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्योंकि बड़ा होगा व्यास, उसका मतलब क्या होगी? उसकी जो समंजन क्षमता है वो समंजन क्षमता ज्यादा होगी। देखिए होता क्या है, समंजन क्षमता व्यास के समानुपाती होती है बेटा। समंजन या संग्रहण क्षमता, समंजन क्षमता भी व्यास के समानुपाती होती है। भाई जो नेत्र लेंस आपने लिया है, ये अभिदर्शक लेंस आपने लिया है, इसकी समंजन क्षमता व्यास के समानुपाती होगी। साथ ही साथ बेटा इस लेंस की जो विभेदन क्षमता होगी ना, विभेदन क्षमता क्या होती है? किरणों को, प्रकाश के आपतित किरणों को मोड़ने की क्षमता विभेदन क्षमता जो होगी वह भी व्यास के समानुपाती होगी। जो अभिदर्शक लेंस है उसके व्यास के समानुपाती होगी। तो यानी व्यास जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा समंजन क्षमता होगी, उतनी ज्यादा विभेदन क्षमता होगी। तो अपवर्ती दूरदर्शी से सुस्पष्ट प्रतिबिंब तभी प्राप्त होगा जब अभिदर्शक लेंस का व्यास बड़ा होगा, और व्यास बड़ा होगा तो उसकी समंजन क्षमता ज्यादा होगी और उसकी विभेदन क्षमता ज्यादा होगी। परिणाम स्वरूप हमें सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। परंतु ऐसा संभव नहीं है, कुछ एक समस्या उत्पन्न होती है। जब इससे अभिदर्शक लेंस का हम व्यास बड़ा करते हैं तो अभिदर्शक लेंस का व्यास बढ़ाने पर हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो समस्या कौन सी है? देखिए बेटा, अभिदर्शक लेंस का व्यास बढ़ाने के लिए अभिदर्शक लेंस का व्यास बढ़ाने पर निम्न समस्या उत्पन्न होती है। निम्न समस्याएं उत्पन्न होती है। आप सोच रहे होंगे बेटा कि कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ये बगेगा नहीं, अरे दूरदर्शी में से अंदर से निकल के नहीं जाएगा, भाई बड़ा हो गया तो निकल के चला जाएगा ना। कुछ एक समस्याएं होती है। वो समस्याएं क्या क्या होती है? जैसे वर्ण विपतन है, गोलीय विपतन है, इससे संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। तो अभिदर्शक लेंस का व्यास बढ़ाने के लिए निम्न समस्याएं उत्पन्न होती है। तो सुनना चाहोगे ना, कौन सी समस्याएं होती है? ध्यान लगाइए बेटा और सुनिए। सबसे पहला तो होता है वर्ण विपतन दोष उत्पन्न हो जाता है। पहला तो क्या होता है समस्या? वर्ण विपतन दोष। वर्ण विपतन दोष उत्पन्न हो जाता है। जब अभिदर्शक लेंस का व्यास बढ़ाते हैं तो सबसे पहली समस्या क्या उत्पन्न होती है? वर्ण विपतन दोष की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और इस वजह से अपन इस अभिदर्शक लेंस का व्यास नहीं बढ़ा पाते। दूसरी जो समस्या उत्पन्न होगी वह गोलीय विपतन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी समस्या है गोलीय विपतन दोष उत्पन्न हो जाता है। तो दूसरी समस्या क्या हुई? गोलीय विपतन दोष उत्पन्न हो गया, भाई गोलीय विपतन दोष उत्पन्न हो गया। अब तीसरी समस्या, मुख्य समस्या है कि इसको यांत्रिक सहारा देने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यांत्रिक सहारा का मतलब क्या होता है बेटा? यांत्रिक सहारा का मतलब ये होता है कि आप उसको कैसे टिकाओगे, उस लेंस को यहाँ पर किस प्रकार से समायोजित करोगे। तो यांत्रिक सहारा देने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तीसरी समस्या क्या है? यांत्रिक सहारा देने की समस्या। यांत्रिक सहारा देने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यांत्रिक सहारा देने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए बेटा, जब आपने अभिदर्शक लेंस का व्यास बढ़ाया तो आपको सुस्पष्ट प्रतिबिंब तो प्राप्त हो गया, परंतु अपन ऐसा कर नहीं सकते। अभिदर्शक लेंस का व्यास बढ़ा नहीं सकते, और यदि बढ़ा भी दिया तो हमारे पास इन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा। और वह समस्याएं कौन सी होगी? देखिए बेटा, वर्ण विपतन दोष उत्पन्न हो जाएगा, इस समस्या को अपन दूर नहीं कर पाएंगे। गोलीय विपतन दोष उत्पन्न हो जाएगा, इस समस्या को अपन दूर नहीं कर पाएंगे। यांत्रिक सहारा देने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।
क्या है दोस्त भी अपन दूर नहीं कर पाएंगे। तो इसका यूज अपन करते हैं दूर स्थित वस्तुओं को निकट देखने के लिए। यह होती है बेटा अपनी अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी, जिसके बारे में अपने स्टडी की। अब अपन आगे बात करते हैं, कौन सी बच गई रे? परावर्ती दूरदर्शी। तो परावर्ती दूरदर्शी उतनी ज्यादा नहीं है, आपको डायग्राम देखना है, समझना है कि परावर्ती दूरदर्शी होती क्या है। देखिए बेटा आरबीएस की गाइड में थोड़ा सा अलग आपको मिलेगा डायग्राम, और मैं आपको थोड़ा सा अलग दूंगा जो बहुत शानदार तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा अब अपन बात करते हैं परावर्ती दूरदर्शी क्या होती है। परावर्ती दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस की जगह अभिदर्शक दर्पण का यूज होता है। अभिदर्शक लेंस की जगह अभिदर्शक दर्पण का यूज होता है, और यह दर्पण अवतल प्रकृति का होता है, और अभिनेत्र वही उत्तल लेंस लिया जाता है, अभिनेत्र में वही अवतल लेंस लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वह दूरदर्शी जिसमें अभिदर्शक लेंस की जगह है, अभिदर्शक लेंस के स्थान पर दर्पण यूज किया जाता है, दर्पण उपयोग किया जाता है। और यह दर्पण कौन सा होता है बेटा? अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। देखिए बेटा अवतल दर्पण का यूज करते हुए अपन परावर्ती दूरदर्शी का निर्माण करते हैं, जिसमें अभिदर्शक दर्पण होता है और अभिनेत्र लेंस होता है। अभिनेत्र लेंस होता है, वही उत्तल लेंस होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, बहुत दूर स्थित बिंब से प्रकाश की किरणें आएगी। जैसे प्रकाश की किरणें आ रही है, बहुत दूर स्थित बिंब से प्रकाश की किरणें आएगी। यह प्रकाश की किरणें इस पर आकर के टकराएगी, और जैसे टकराएगी समांतर किरण पुंज जाएगा इसके मुख्य फोकस पर। या तो समतल दर्पण रखेंगे अपन, क्या रखेंगे? या तो समतल दर्पण रखेंगे या अवतल दर्पण रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ ये मुख्य फोकस है इसका, किसका? अभिदर्शक लेंस का ये मुख्य फोकस है। यहाँ पर क्या है? मुख्य फोकस है। और इस मुख्य फोकस पर अपन क्या रखते हैं? या तो समतल दर्पण रखते हैं या उत्तल दर्पण रखते हैं। जैसे इस उत्तल दर्पण पर प्रकाश किरण आएगी, वह प्रकाश की किरणें वापस अपसरित होगी, और अपसरित होकर के जैसे यहाँ पर केंद्रित होने का प्रयास करेगी, ठीक है ना। यहाँ से निकलेगी प्रकाश किरण, यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण करेगी, और इस प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा वह भी दूर ही हो जाएगा, ठीक है ना। और इस दूर नहीं होकर के इस नेत्रिका अभिनेत्र लेंस के पास हो, इसके लिए अपन इसको क्या करते हैं? मुख्य फोकस पर रखते हैं। समतल दर्पण ले सकते हो आप। यहाँ आरबीएस की गाइड में थोड़ा सा डायग्राम अभिन्न है, तो उसको भी समझने का प्रयास करें और इससे भी आप समझ लें, ठीक है ना। अब इस लेंस की सहायता से ये छोटा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। इस लेंस की सहायता से इसको बड़ा करके अपन देख सकते हैं। ये होती है बेटा आपकी परावर्ती दूरदर्शी। क्या होती है? परावर्ती दूरदर्शी होती है। और इस परावर्ती दूरदर्शी में बेटा आपको जो थ्योरी लिखनी है ना, वो थ्योरी ऐसे ही लिखनी है, ठीक है ना। बहुत दूर स्थित बिंब से आने वाली प्रकाश किरण जब अभिदर्शक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अभिदर्शक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो दर्पण द्वारा इस दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस पर अभिसरित हो जाते हैं। दर्पण के मुख्य फोकस पर इकट्ठी होगी, और मुख्य फोकस पर इकट्ठी होने के बाद क्या होगा? इसका तो एकत्रित हो जाएगी। अब इसके मुख्य फोकस से पहले अपन क्या रख देते हैं? जब प्रतिबिंब का निर्माण होना स्वभाव है भाई, प्रतिबिंब का निर्माण वही होगा मुख्य फोकस पर। तो इस प्रतिबिंब का नेत्रिका से बहुत ज्यादा दूर बन जाएगा। नेत्रिका के पास बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? इन दोनों के बीच में एक दर्पण लगाते हैं। उस दर्पण को अपन क्या कहते हैं भाई? उत्तल दर्पण वगैरह बोल देते हैं। और नेत्रिका और प्रेक्षक दोनों के बीच में जो प्रतिबिंब है, इसके बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इस अभिदर्शक दर्पण से प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त करना होगा, वह प्रतिबिंब इसके नेत्रिका के पास में नहीं बढ़ पाएगा। नेत्रिका के पास में बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? जो ये समस्या होगी, ये महत्वपूर्ण समस्या जो होगी वह क्या होगी? किरणों के पथ को अवरोधित करेंगे अपन, किरणों के पथ को अवरोधित करेंगे, और अवरोधित करने के लिए हमें एक दूसरी दर्पण का यूज करना होगा, चाहे वह दर्पण समतल हो, चाहे वह दर्पण उत्तल हो। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए अपन क्या करेंगे? समस्या क्या हो गई? इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण समस्या होती है परावर्ती दूरदर्शी की, वह समस्या होती है नेत्रिका से बहुत दूर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। नेत्रिका से बहुत दूर
प्रतिबिंब का निर्माण होता है। नेत्रिका से बहुत ज्यादा दूर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण बहुत ज्यादा दूर होता है। तो नेत्रिका से दूर प्रतिबिंब बन गया। यदि ये नहीं होता तो प्रतिबिंब कहां बनता है? इसको हटा के देखिए आप, विदर्शक जो लेंस है वह क्या होगा, जैसे आएगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा बेटा, और मुख्य फोकस पर होगा। समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर हो जाती है, तो यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। नेत्रिका से बहुत ज्यादा दूर बन जाएगा। तो परावर्तित दूरदर्शी की मुख्य समस्या क्या है? प्रतिबिंब का निर्माण नेत्रिका से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। और इस समस्या का समाधान करने के लिए अपन क्या करते हैं, अभिदर्शक लेंस के फोकस बिंदु पर समस्या का समाधान कैसे करेंगे? समस्या का समाधान करने के लिए अपन क्या करेंगे, अभिदर्शक दर्पण के फोकस पर, अरे ध्यान दे बेटा, अभिदर्शक जो दर्पण है, अभिदर्शक के दर्पण के फोकस बिंदु के समीप उत्तल दर्पण रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? उत्तल दर्पण। आप यहाँ समतल दर्पण भी रख सकते हो, और उत्तल दर्पण से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर नेत्रिका के समीप प्रतिबिंब का निर्माण कर लेगी, यानी नेत्रिका के समीप प्रतिबिंब का निर्माण कर लेगी और प्रतिबिंब में स्पष्ट नजर आएगा। तो अभिदर्शक के दर्पण के फोकस बिंदु पर समतल या उत्तल दर्पण, यहां ये कंडीशन जो लोगे ना, आप इसमें उत्तल दर्पण ही रखना पड़ेगा। उत्तल दर्पण रखकर क्या करोगे बेटा? उत्तल दर्पण रखकर क्या करोगे बेटा? उत्तल दर्पण रखकर प्रतिबिंब का निर्माण नेत्रिका के पास कर लेते हैं, परिणाम स्वरूप हमें सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। ये थी बेटा अपनी परावर्तित दूरदर्शी। परावर्तित दूरदर्शी से हमें प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अपनी चर्चा की। अब देखिए बेटा, कभी कभार क्या होता है, परावर्तित दूरदर्शी और अपवर्तित दूरदर्शी में आपको डिफरेंस पूछ लिया जाता है, यानी अंतर पूछ लिया जाता है। तो इस अंतर को आप प्रेक्षक सारणी बना के भी पढ़ सकते हो। देखिए बेटा, अपन बात कर रहे हैं अपवर्तित दूरदर्शी और परावर्तित दूरदर्शी के बारे में, दोनों के बारे में अपने स्टडी कर ली। अब अपन चर्चा करेंगे अपवर्तित दूरदर्शी और परावर्तित दूरदर्शी में अंतर क्या होता है, अपवर्तित दूरदर्शी और परावर्तित दूरदर्शी में अंतर क्या होता है। तो देखिए बेटा, अपन ने जब चर्चा की तो अंतर तो अपने समझ में आ गया होगा। बाकी आपके सामने लिखा हुआ है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हो। मैं पढ़ाऊं क्या? अरे याद कराऊं, चलो याद कीजिएगा। अपवर्तित दूरदर्शी में वर्ण विपतन दोष पाया जाता है। अपवर्तित दूरदर्शी में वर्ण विपतन दोष पाया जाता है, जबकि परावर्तित दूरदर्शी में वर्ण विपतन दोष नहीं पाया जाता। परावर्तित दूरदर्शी में वर्ण विपतन दोष नहीं पाया जाता। दूसरा क्या है, अपवर्तित दूरदर्शी में अपवर्तित दूरदर्शी अपवर्तन पर आधारित है, यानी इसमें जो लेंस होते हैं दोनों लेंस होते हैं। अभिदर्शक भी लेंस होता है, अभिनेत्री भी लेंस होता है, तो यह अपवर्तन पर आधारित है। जबकि परावर्तित दूरदर्शी में अभिदर्शक दर्पण होता है, इसलिए यह परावर्तन पर आधारित है। अपवर्तित दूरदर्शी में गोलीय विपतन दोष पाया जाता है, जबकि परावर्तित दूरदर्शी में गोलीय विपतन दोष नहीं पाया जाता। अपवर्तित दूरदर्शी को यांत्रिक सहारे की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि परावर्तित दूरदर्शी को यांत्रिक सहारे की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह था बेटा इसमें डिफरेंस, परावर्तित दूरदर्शी और अपवर्तित दूरदर्शी में अंतर क्या होता है। तो कंप्लीट रूप से आप पढ़ना बेटा, और पूरे पार्ट को आप देखना। इंद्रधनुष क्या होता है? देखिए, प्रकाश से संबंधित घटनाएं आपने पढ़ी, वर्ण विक्षेपण आपने पढ़ा, प्रकीर्णन आपने पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपने पढ़ा, परावर्तन आपने पढ़ा, अपवर्तन आपने पढ़ा। अब अपन चर्चा करेंगे इंद्रधनुष क्या होता है। इंद्रधनुष क्या होता है? देखिए बेटा, जल की बूंद जानते हो ना? अरे जानते हो, जल की बूंद वर्षा की बूंदें होती है। जल की बूंद जैसे अपने ऐसे जल की बूंद तो जानते हो। तो इंद्रधनुष क्या होता है? जल की बूंद में देखिए बेटा, मैं आपको लिख के बताता हूं।
जल की बूंद में, ध्यान दें, जल की बूंद में, या आप ऐसे कह सकते हो जल की बूंद द्वारा, जल की बूंद द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं एक घटना और होगी बेटा, कौन सी होगी? वर्ण विक्षेपण। जल बूंद द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण की संयुक्त घटना, की संयुक्त घटना इंद्रधनुष कहलाती है, इंद्रधनुष कहलाती है। तो यदि आपको पूछ लेंगे व्हाट इज इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्या होता है, तो इंद्रधनुष क्या होता है? जल की बूंद द्वारा, जल बूंद द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण की संयुक्त घटना, की संयुक्त घटना या का संयुक्त प्रभाव क्या कहलाता है? इंद्रधनुष कहलाता है। क्या कहलाता है? इंद्रधनुष कहलाता है। अब अपन बात करें कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो देखिए मैं जल की बूंद के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं, प्रयास कीजिए पूरा समझने का। ये जल की बूंद आप लोगों ने ले ली और इस जल की बूंद पर मैंने प्रकाश की किरण आपतित कर दी। ये लो, श्वेत प्रकाश आपतित हो रहा है। कैसा प्रकाश आपतित हो रहा है? श्वेत प्रकाश आपतित हो रहा है। श्वेत प्रकाश आपतित हो गया। आपतित होने के बाद में यहां पर क्या होगा? इसका अपवर्तन होगा। समझते रहिए बेटा क्या क्या होता है, अपवर्तन होगा। ठीक है ना। अपन इंद्रधनुष के टाइप भी पढ़ेंगे, एक तो प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है ना, दोनों इंद्रधनुषों की बात करें तो यहां पर आते क्या होगा? देखिए ये दो माध्यमों को अलग अलग करेंगे तो अपवर्तन होगा। यहां पर क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो प्रकाश की किरणें अलग अलग रंगों में, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगी, अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगी। यानी रेड वर्ण है, इस रेड का विचलन सबसे कम होता है तो ऊपर रहेगा, ये तो रेड कलर की हो जाएगी, ये वॉयलेट कलर की हो जाएगी, यानी बैंगनी रंग की हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ये प्रकाश किरण बाहर नहीं जा पाएगी क्योंकि क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। यहां पर होगा इनका क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये किरण है रेड है और ये कौन सी है? वॉयलेट है। अब ये किरणें वापस बाहर निकलेगी, क्या करेगी? वापस बाहर निकलेगी तो यहाँ पर पुनः क्या होगा? अपवर्तन की घटना घटित होगी। यहाँ पर क्या होगा? अपवर्तन वापस होगा। अपवर्तन होगा तो ये किरणें ऐसे कैसे निकल जाएगी। मैं जितना कोण बनाती हूँ इसमें प्रवेश बिंदु उतना का उतना कोण बनाती हुई वापस बाहर आ जाएगी। तो ये जो आंतरिक किरण रहेगी ना, ये तो रहेगी वॉयलेट की, और बाह्य जो किरण रहेगी वो रहेगी रेड की। यानी आंतरिक किरण रहेगी वह तो रहेगी वॉयलेट रंग की यानी बैंगनी रंग की, और बाह्य किरण किसकी रहेगी? रेड रंग की। तो यह जो घटना घटित होगी ना, यह होगा इंद्रधनुष बनेगा। यहाँ पर आपकी ये जो जल की बूंद है क्या है? जल की बूंद है। एक बार मैं फिर समझाऊंगा, पहले आप डायग्राम का नाम लिख लीजिए बेटा। चित्र लिखोगे जल की बूंद द्वारा, जल की बूंद द्वारा, जल की बूंद द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इंद्रधनुष का निर्माण होगा। ठीक है ना। सबसे पहले इस जल की बूंद पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है, और जैसे श्वेत प्रकाश इस पर आपतित होगा, यह गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों को डिफरेंट कर रही है। दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक अलग अलग है। ठीक है। तो पहली घटना क्या होगी बेटा? अपवर्तन की घटना घटित होगी, और यह अपवर्तन की घटना घटित होते ही प्रकाश की किरण जो जल की बूंद है प्रिज्म की भांति कार्य करेगी। प्रिज्म की भांति कार्य करेगी तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, यानी अपने अवयवी रंगों में बंट जाएगा। यहाँ पर परावर्तित होती है प्रकाश की किरण आगे गमन करेगी। जल की बूंद है पूरी, अगले पलक पर जाकर टकराएगी, क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होगी तो बाहर नहीं निकल पाएगी। क्या होगा? उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो जाएगी। ठीक है। जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी, वापस प्रकाश की किरण आएगी और यहाँ पर
वही पृष्ठ है जिस पृष्ठ से प्रविष्ट हुई थी, उसी पृष्ठ पर आकर अपवर्तन की घटना घटित हो जाएगी, प्रकाश की किरणें बाहर निकल जाएगी। जब ये घटना घटित हुई, यहाँ पर देखिए रेड कलर ऊपर था यानी बाह्य पृष्ठ थी, और वॉयलेट क्या थी, इंटरनल थी, तो बाहर निकलेगी ना वापस, तो भी इंटरनल पृष्ठ यानी इंटरनल कलर कौन सा होगा, इंटरनल जो वर्ण होगा वह वॉयलेट होगा, और जो बाहरी पृष्ठ होगी वह रेड वर्ण की होगी। क्यों होगी बाहरी पृष्ठ रेड वर्ण की? क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है। तो इस प्रकार से इंद्रधनुष की घटना घटित होती है। ये जो घटना आपने पढ़ी है ये केवल प्राइमरी इंद्रधनुष है। प्राइमरी इंद्रधनुष में बेटा दो बार अपवर्तन होता है और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये जनरल इंट्रोडक्शन था अपना किसका, इंद्रधनुष का। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? अब देखिए बेटा कि प्रकाश किरण आ गई, विचलित कितनी हुई, कितने डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर निकल के आई है, तो जो प्रकाश आपतित हुआ उसके साथ कोण बनेगा। कैसा कोण बनेगा? विचलन कोण बनेगा। तो वॉयलेट जो प्रकाश की किरण है, बैंगनी रंग की प्रकाश किरण है, उसका विचलन होगा कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का। और रेड वर्ण का होगा 42 डिग्री का। दोनों में रेड और वॉयलेट में, रेड और वॉयलेट रंग की जो प्रकाश की किरण है उसमें 2 डिग्री का विचलन होगा। कितने डिग्री का विचलन होगा? 2 डिग्री का विचलन होगा। यह होता है बेटा आपका जनरल इंद्रधनुष। देखिए बेटा इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और एक द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है? इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो बेटा इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, दोनों टाइपों को अपन पढ़ते हैं, दोनों टाइपों को अपन पढ़ते हैं। इधर तो आप लिखना प्राथमिक इंद्रधनुष, क्या लिखोगे? प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष। और इधर आप लिखोगे द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। 2 इंद्रधनुष आपने लिख लिए, दोनों पार्टीशन बना देना बेटा, और अपन डिफरेंस की सहायता से इसे पढ़ेंगे। इधर डायग्राम समझ लेंगे। अब देखिए बेटा प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। मैं फर्स्ट बात करता हूं प्राथमिक इंद्रधनुष में। बेटा देखिए पहले डायग्राम के माध्यम से मैं यहां समझा देता हूं। प्राथमिक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष ये जल की बूंद है। मैं 2 जल की बूंद लेके प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बेटा समझने का प्रयास करें। अब देखिए इसमें जैसे ही प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करेगी, भाई ये प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश कर रही है, प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश कर चुकी ना। अब देखिए ये प्रकाश की किरण यहां पर अपवर्तन होगा इसका, यहां पर अपवर्तन होगा इसका, जैसे इस प्रकार से। और यहां पर क्या होगा बेटा? अरे बोलिए क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तित होगी और इस प्रकार से वापस आ जाएगी, आ गई ना। अब ये किरण यहां पर वापस क्या होगा इसका? अरे इस किरण का यहां पर क्या होगा बेटा? इस किरण का क्या होगा? इस किरण का क्या होगा बोलिएगा? अरे इस किरण का होगा अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरणें वापस बाहर निकलेगी, तो ऐसे आ जाएगी। यहां पर मैं क्षैतिज खींच देता हूं। इस क्षैतिज के साथ देखिए बेटा इंटरनल जो कलर होगा ये कौन सा? रेड है। भाई ये तो श्वेत प्रकाश अंदर प्रवेश हुआ, ये श्वेत प्रकाश अंदर प्रवेश हुआ, खूब सारे प्रकाश की किरणें हेलिक प्रिज्म की भांति काम कर रही है। ये जो कलर है यहाँ अंदर जाते क्या हो गया? रेड हो गया। ये कौन सा? वॉयलेट है। बाहर आ गया ऐसा वैसा वॉयलेट कलर, यह है रेड कलर। तो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसमें रेड कलर जो विचलन दिखाता है, जो विचलन कोण बनाता है कितना होता है? 42 डिग्री होता है। और इसके लिए कितना होता है? 40 डिग्री होता है। कितना होता है? वॉयलेट के लिए 40 डिग्री होता है। तो बेटा आप जनरल बातें इसके बारे में लिख लीजिए कि जब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, क्या बनता है? प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन की घटना घटित होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन में 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, ये मैं पहले केवल प्राथमिक इंद्रधनुष की बातें कर रहा हूं बेटा। अब देखिए इसमें जो बाह्य किनारा है, बाह्य किनारे में कौन सा कलर आता है? रेड वन आता है बेटा। बाहरी किनारे में कौन सा आता है? रेड आता है। और आंतरिक किनारों पर क्या आता है? बैंगनी आता है। ठीक है ना। प्राथमिक इंद्रधनुष के बाह्य किनारे पर, बाह्य किनारों पर मैं शॉर्ट लिख रहा हूं बेटा। प्राथमिक इंद्रधनुष के बाह्य किनारों पर रेड व आंतरिक किनारों पर, आंतरिक किनारों पर
बैंगनी रंग प्राप्त होता है, बैंगनी रंग प्राप्त होता है। ठीक है, अब तीसरी बात है प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए, वह है कि जब इनके बीच में जो कोणीय चौड़ाई होती है ना, अब देखिए बेटा कोणीय चौड़ाई, कोणीय विक्षेपण कितना हुआ है इसमें, रेड वर्ण क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा है, 42 डिग्री का, और वोलेट 40 डिग्री का बना रहा है। तो इसमें कोणीय विचलन कितना होता है, कोणीय विचलन, कोणीय विचलन प्राथमिक इंद्रधनुष में कोणीय विचलन आर व वी के मध्य, आर वी का मतलब रेड और वोलेट के बीच में कितना होता है, 2 डिग्री का होता है। कितना होता है, 2 डिग्री का होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में कोणीय चौड़ाई या कोणीय विचलन जो होता है रेड और वोलेट के बीच में, वो कितने डिग्री का होता है बेटा, 2 डिग्री का होता है। साथ ही साथ आपको ये बता दिया जाए कि प्राथमिक इंद्रधनुष अत्यधिक चमकीला होता है, यानी जब इंद्रधनुष बनता है तो आपको केवल प्राइमरी इंद्रधनुष दिखाई देता है। व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है, क्योंकि प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है। ठीक है ना, और इसी वजह से आपको प्राथमिक इंद्रधनुष से ज्यादा दिखाई देता है, प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा दिखाई देता है, यानी प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है, अधिक चमकीला होता है। इसके नीचे द्वितीय इंद्रधनुष बनता है, द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। तो आप समझ गए होंगे प्राइमरी इंद्रधनुष क्या होता है। प्राइमरी इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है, एक बार अपवर्तन हुआ, दूसरी बार अपवर्तन हुआ, फर्स्ट बार अपवर्तन यहां पर हुआ, सेकंड बार अपवर्तन यहां पर हुआ, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और बाह्य किनारों पर रेड वर्ण आपको प्राप्त होता है, आंतरिक किनारों पर आपको वोलेट वर्ण प्राप्त होता है। कोणीय विचलन की बात करें तो रेड वर्ण और रेड कलर और वोलेट कलर के बीच में 2 डिग्री का कोणीय डिस्टेंस होता है, कोणीय चौड़ाई होती है, कोणीय विचलन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला तथा ऊपर बनने के कारण आपको ज्यादा दिखाई देता है, और इसके जस्ट नीचे द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। अब अपन बात करते हैं द्वितीय इंद्रधनुष। द्वितीय इंद्रधनुष का अपन डायग्राम के माध्यम से पहले बात करते हैं। तो देखिए मैं जल की बूंदे लेता हूं, ये जल की बूंद मैंने ले ली, आप भी ले लीजिएगा। यहां पर आप क्षैतिज खींच देना। पहले मैं प्रकाश की किरण आपतित करता हूं, ये आपतित प्रकाश है। क्या है, आपतित प्रकाश। इस बूंद पर भी आपतित कर देता हूं प्रकाश, आपतित प्रकाश। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, प्रकाश किरण जाएगी, यहां पर पुनः इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और फिर जाएगी यह क्रांति कोण से अधिक कोण पर यहां वापस जाएगी, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और वापस प्रकाश किरण यहां आएगी, यहां से पुनः अपवर्तन होगी, प्रकाश किरण क्षैतिज पर चली जाएगी। और यह जो रंग होगा ना, यह कलर होगा, आंतरिक पृष्ठ जो इंद्रधनुष में होगी वह लाल वर्ण की होगी। किस वर्ण की होगी, लाल वर्ण की होगी। यही घटना यहां पर होगी, प्रकाश किरण गई, पहली बार अपवर्तन हुआ, दूसरी बार यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, प्रकाश किरण यहाँ की, यहाँ पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, वापस पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते यहाँ पर प्रकाश किरण आएगी, और क्या हो जाएगा, अपवर्तित होते बाहर निकल जाएगी। यह जो किरण आएगी यह बैंगनी कलर की होगी। किस कलर की होगी, बैंगनी कलर की होगी। तो देखिए द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होता है बेटा, प्रथम बार अपवर्तन, दूसरी बार पूर्णांतरिक परावर्तन, तीसरी बार पूर्णांतरिक परावर्तन, चौथी बार अपवर्तित होते हुए प्रकाश किरण बाहर आ जाती है। तो बैंगनी रंग की जो प्रकाश किरण है वह क्षैतिज के साथ यहाँ पर 53 डिग्री का कोण बनाती है, और रेड वर्ण की है वो 50 डिग्री का कोण बनाती है। तो द्वितीय इंद्रधनुष में जो कोणीय विचलन होता है, द्वितीय इंद्रधनुष में कोणीय विचलन होता है वह होता है 3 डिग्री का, यानी 53 माइनस 50 बराबर 3 डिग्री का कोणीय विचलन होता है। आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, और आंतरिक जो पृष्ठ होती है वह लाल वर्ण की होती है, बाह्य जो पृष्ठ होती है वह बैंगनी रंग की होती है। तो यहाँ पर बेटा आप इस डायग्राम के माध्यम से लिख दीजिए, द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन, द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है। कितनी बार होता है, 2 बार अपवर्तन वह 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, आगे
बाह्य देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में बाह्य किनारों पर रेड था, आंतरिक किनारों पर वोयलेट रंग था। क्या था? वोयलेट रंग प्राप्त होता, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है? द्वितीयक इंद्रधनुष में आंतरिक किनारे पर क्या होता है? रेड वर्ण। आंतरिक किनारों पर लाल वर्ण, आंतरिक किनारों पर लाल वर्ण में बाह्य किनारों पर वोयलेट वर्ण प्राप्त होता है, वोयलेट वर्ण प्राप्त होता है। ठीक है ना, दोनों को कंपैरिजन कीजिए बेटा। अब विचलन कोणीय विचलन प्राथमिक इंद्रधनुष में कितना था? 2 डिग्री का था। यहां पर हमें कोणीय विचलन कितना प्राप्त हो रहा है? 3 डिग्री का। द्वितीयक इंद्रधनुष में कोणीय विचलन किसके बीच में होगा बेटा? आर व वी के बीच। विचलन या कोणीय चौड़ाई क्या होगी? आर व वी के बीच कितना? 3 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 3 डिग्री का होगा। अब देखिए बेटा इसमें क्या होता है? प्राथमिक जो द्वितीयक इंद्रधनुष है यह प्राथमिक इंद्रधनुष के नीचे बनता है। यह है द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष के नीचे बनता है, प्राथमिक इंद्रधनुष के नीचे बनता है, नीचे बनता है। ये था बेटा दोनों इंद्रधनुषों में कंपैरिजन। अब बात होती है साहब का इंद्रधनुष हमें दिखाई कब देता है? इंद्रधनुष हमें दिखाई कब देता है? तो इंद्रधनुष दिखाई देने की मुख्य शर्त क्या है पहले बतानी चाहिए बेटा। आप देख लीजिए मुख्य शर्त, इंद्रधनुष आपको कब दिखाई देगा? इंद्रधनुष उसी कंडीशन में आपको दिखाई देगा जब बेटा प्रेक्षक की पीठ पीछे सूर्य हो और प्रेक्षक के सामने वर्षा हो रही हो। यानी प्रेक्षक है, यानी जो इंद्रधनुष देख रहा है, प्रेक्षक यानी प्रेक्षक सूर्य व वर्षा के बीच होना चाहिए, वर्षा के बीच होना चाहिए। यानी आपकी पीठ के पीछे सूर्य होगा ना, आपकी पीठ के पीछे सूर्य होगा और आपके सामने वर्षा हो रही है, उसी कंडीशन में आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा, अदरवाइज आपको इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। तो बड़ा आपको पूछ लिया जाएगा इंद्रधनुष दिखाई देने की मुख्य शर्त क्या होती है? तो बता दोगे ना क्या होती है इंद्रधनुष दिखाई देने की मुख्य शर्त? सूर्य प्रेक्षक की पीठ के पीछे और वर्षा आगे होनी चाहिए, उसी कंडीशन में इंद्रधनुष दिखाई देगा, अदरवाइज इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। क्या होता है इंद्रधनुष? जल की बूंद द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन व वर्ण विक्षेपण की सामूहिक घटना क्या कहलाती है? इंद्रधनुष कहलाती है। इंद्रधनुष में अपन ने 2 टाइप पढ़े, यानी प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, दोनों का डिफरेंस अपन ने किया, अंतर करके अपन ने पढ़ा, डायग्राम के माध्यम से हमने सीखा, इंद्रधनुष की मुख्य शर्त अपन ने पढ़ी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटा ये पाठ आपके समझ में आया होगा। यदि नहीं भी आया है तो वीडियो को रिवर्स करके आप देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आप विद्यार्थियों, आप लोगों पर मुझे गर्व है कि आप लॉकडाउन की स्थिति में घर पे बैठे बैठे भी आप फिजिक्स की तैयारी अच्छी प्रकार से कर रहे हो। पीछे वाला वीडियो आप नहीं देख पाए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको मिलेगा, वहां से ओपन करके आप देख लीजिए। आज आपकी ऑप्टिक्स कंप्लीट हुई, आपका तहे दिल से आभार। ऑप्टिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट, आरबीएससी का चैप्टर नंबर 11। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल नए पार्ट में अपन मिलेंगे ऑप्टिक्स के चैप्टर नंबर 11 आरबीएससी गाइड का न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।